अध्याय 7 स्थानीय शासन संस्थाएं। भारतीय नगरों की स्थानीय शासन संस्थाएं। यद्यपि भारतीय संविधान में राज्य की नीति के एक निदेशक तत्व में गांवों में ग्राम पंचायत स्थापित करने से संबंधित एक प्रावधान था, तथापि नगरों में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं स्थापित करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इस रिक्तता की पूर्ति 1992 में पारित संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा की गई। इस संशोधन के द्वारा नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके प्रबंध के संबंध में व्यवस्था की गई। पूर्व ऐतिहासिक काल में भारतीय नगरों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का अस्तित्व था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि उस काल में नगरों में निर्वाचित परिषद विद्यमान थी जो अपने कार्यों का प्रबंध स्वयं करती थी। किंतु नगरीय प्रशासन की आधुनिक व्यवस्था की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में ही हुई। 1870 के लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव में नगर की स्वशासी संस्थाओं को मजबूत बनाने तथा उनमें भारतीयों के सहयोग में वृद्धि करने की व्यवस्था थी। 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है तथा इसी के कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक की उपाधि से विभूषित किया गया। उसने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का जाल बिछाने, वित्तीय विकेंद्रीकरण करने, स्थानीय संस्थाओं के गठन में निर्वाचन व्यवस्था अपनाने तथा उन संस्थाओं में आधिकारिक सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक न होने का समर्थन किया। 1907 में विकेंद्रीकरण के संबंध में एक शाही आयोग की नियुक्ति की गई, जिसको ये जांच पड़ताल करने का कार्य सौंपा गया कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की असफलता के पीछे क्या कारण थे। इस आयोग के मतानुसार कड़ा आधिकारिक नियंत्रण, अत्यधिक सीमित मताधिकार, दुर्बल संसाधन, शिक्षा का अभाव तथा प्रतिबद्ध व्यक्तियों की कमी असफलता के मुख्य कारण थे। स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय बन गया 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार तथा यह एक उत्तरदायी मंत्री के अधीन आ गया। इस शक्ति में वृद्धि की, मताधिकार में वृद्धि की। मनोनीत अधिनियम ने स्थानीय संस्थाओं के करारोपण की सदस्यों की संख्या में कमी की तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या में अभिवृद्धि की। परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को संचालित करने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारियों के हाथों से निकलकर निर्वाचित सभापतियों के हाथों में आ गया। संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों को न तो पूर्णतया 1921 से 37 के बीच नगर की स्थानीय स्वशासी असफल कहा जा सकता और न पूर्णतया सफल। साइमन कमीशन का, जिसने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के क्रियान्वित स्वरूप की समीक्षा की थी, कुछ स्थानीय कहना है कि प्रत्येक प्रांत में संस्थाओं ने अपना कार्य बड़ी सफलता से किया। कुछ की असफलता प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है, किंतु अधिकांश का कार्य इन दोनों के बीच का रहा। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया तथा पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई। 1937 की 1 अप्रैल को लोकप्रिय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई तथा स्थानीय स्वशासन को नई प्रेरणा प्राप्त हुई। किंतु 1939 में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों की सलाह लिए बिना जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया तो उन्होंने विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया। परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासन को पुनः एक धक्का लगा। युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचन हुआ। नवगठित मंत्रिमंडलों ने पुनः स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के उत्थान का बीड़ा उठाया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और देश में नया उत्साह जगा। परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचन किए गए। पंचवर्षीय योजनाओं में भी समय समय पर नगर पालिकाओं की समस्याओं पर तथा नगरीकरण की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने में इनकी असमर्थता पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय सरकार ने भी समय पर नगरीय संस्थाओं की उन्नति के प्रति अपनी चिंता दिखाई तथा इस संबंध में विभिन्न आयोगों और समितियों की स्थापना की, जिन्होंने भारतीय नगरों के विकास को नई दिशा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन संस्थाओं द्वारा दिए गए सुझावों तथा संस्तुतियों के परिणाम स्वरूप 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा नगरों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना, उनकी शक्तियां तथा कार्यों के संबंध में वैधानिक प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के प्रावधानों को हम 2 वर्गों, अनिवार्य तथा ऐच्छिक में वर्गीकृत कर सकते हैं। अनिवार्य प्रावधान इस प्रकार है: नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं का गठन, स्थानीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों की व्यवस्था करने के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करना,
पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय कार्यों के संदर्भ में गठित वित्त आयोग द्वारा नगरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था की भी देखरेख करना तथा नगरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करना और इसके पूर्व विघटित किए जाने पर 6 महीनों के भीतर निर्वाचन करने की व्यवस्था करना आदि। ऐच्छिक प्रावधान इस प्रकार हैं। संघीय संसद और राज्य के विधान मंडलों के सदस्यों को इन संस्थाओं में मताधिकार प्रदान करना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, इन्हें कर, शुल्क, पद कर और फीस लगाने से संबद्ध वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, इन संस्थाओं को संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में वर्णित कुछ अथवा समस्त कार्यों को संपन्न करने के लिए ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना जो उन्हें प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो तथा आर्थिक विकास के लिए योजना बनना आदि। नगरों की स्वशासी संस्थाओं का संगठन अपने संशोधित स्वरूप में संविधान परिवर्तनोन्मुखी क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन के इच्छुक क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद का तथा बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगमों की स्थापना का प्रावधान करता है। किंतु किसी ऐसे क्षेत्र में नगरपालिका की स्थापना नहीं हो सकती जो किसी औद्योगिक संस्थान के क्षेत्र में आता हो तथा जहां या तो उस संस्थान ने नगरपालिका सेवाएं उपलब्ध कराए हैं या उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नगर की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में सभी स्थान क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे, किंतु राज्य विधान मंडल उन संस्थाओं में विधि द्वारा नगर की स्वशासी संस्थाओं के प्रशासन की विशेष जानकारी अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधित्व, उनके क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों तथा वार्ड समितियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकता। नगर के उन स्वशासी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो, एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियां गठित की जानी चाहिए। राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा वार्ड समितियों के संगठन, उनके प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिस विधि द्वारा उनमें स्थान भरे जाने चाहिए, इन सब की व्यवस्था कर सकता है। विधान मंडल को ये भी अधिकार है कि वह वार्ड समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों के गठन की व्यवस्था भी कर सकता है। नगर की प्रत्येक स्वशासी संस्था में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाने चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित इन स्थानों में 1/3 स्थान इन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए। इसी प्रकार राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नगरों की स्वशासी संस्थाओं के अध्यक्षों में से भी अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रखे जाने चाहिए। राज्य का विधान मंडल चाहे तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी इन संस्थाओं में सदस्यता अथवा अध्यक्षता के लिए स्थान आरक्षित रख सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, इन संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ सकता है। इन संस्थाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संदर्भ में गठित राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। उनको इससे पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, किंतु ऐसा करने से पूर्व उन्हें अपनी बात कहने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। इन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही नवीन निर्वाचन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसी संस्था के विघटन के उपरांत 6 महीनों की अवधि के भीतर ही नवीन निर्वाचन कर लिए जाने चाहिए। राज्य विधान मंडल इन संस्थाओं की शक्ति तथा सत्ता में वृद्धि कर सकता है ताकि ये स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सके। वह इन संस्थाओं को ऐसे कर, शुल्क, पद कर और फीस आदि निर्धारित करने, संग्रहित करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे। वह इन्हें राज्य की संचित निधि से अनुदान देने की भी व्यवस्था कर सकता है। वह ऐसी निधि के गठन की व्यवस्था भी कर सकता है जिसमें उनके द्वारा प्राप्त सभी धन राशियां जमा हो सके तथा जिससे आवश्यकतानुसार धन निकाला जा सके। वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में गठित वित्त आयोग को नगरों की स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा उसे राज्यपाल को उन सिद्धांतों के संबंध में संस्तुति करना चाहिए जिनके आधार पर राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, पद करों और फीस को राज्य और नगरीय संस्थाओं के बीच वितरित किया जाए। उन करों, शुल्कों, पद करों और फीस का निर्धारण किया जाए जिन्हें नगरीय संस्थाएं लगा सके तथा विनियोजित कर सके। राज्य की संचित निधि से नगरीय संस्थाएं सहायता अनुदान प्राप्त कर सके तथा इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय बता सके। जिला योजना समिति
प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित की जानी चाहिए जो जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित करके पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार कर सके। योजना समिति को योजना का ऐसा प्रारूप बनाते समय पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं के बीच जो समान हित हो उनका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक जिला योजना समिति के अध्यक्ष को जिले की योजना को राज्य सरकार के पास अग्रसारित करना चाहिए। महानगर योजना समिति 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को, जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हों तथा जो 2 या 2 से अधिक नगरीय संस्थाओं अथवा पंचायतों से मिलकर बनता हो, राज्य का राज्यपाल एक महानगर क्षेत्र घोषित कर सकता है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उस क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति होनी चाहिए। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा महानगर समिति के गठन तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, समिति में संघ और राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण तथा समिति के अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया की व्यवस्था करेगा। किंतु ऐसी समितियों में कम से कम 2/3 सदस्य नगरीय संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा महानगर क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा नगरीय संस्थाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाने चाहिए। प्रत्येक तैयार करते समय महानगर क्षेत्र में स्थित नगरीय महानगर योजना समिति को विकास योजना का प्रारूप संस्थाओं तथा पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं तथा उनके बीच जो समान हित हो उनका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक महानगर योजना समिति के अध्यक्ष को अग्रसारित करे को चाहिए कि वह विकास योजना को राज्य सरकार, नगरों की स्थानीय शासकीय संस्थाओं के कार्य यद्यपि 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के कार्यों में आने वाली कुछ बाधाओं को दूर कर दिया गया, तथापि यह बड़ी दुखद बात है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों स्तरों में लोकतंत्रीय अवधारणा की जड़ें मजबूत नहीं हो सकी। प्रशासन के राजनीतिकरण, निर्वाचित संस्थाओं में आपराधिक तत्वों के प्रवेश, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, जातीय एवं समूह के आधार पर समाज के विभाजन, लोकहित की अपेक्षा व्यक्तिगत अभ्युदय का प्राधान्य तथा निर्वाचन से संबंधित भ्रष्टाचार के कारण समूचा वातावरण दूषित एवं विषाक्त हो गया है। ग्रामों की स्थानीय शासन संस्थाएं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में शासन के केवल 2 स्तरों, केंद्रीय तथा राज्य, की ही व्यवस्था थी। राज्य की नीति के एक निदेशक तत्व में कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। उसमें कहीं भी स्थायी स्वशासी संस्थाओं के संगठन, शक्तियों तथा कार्यों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। संविधान के 2 संशोधनों 1992 के 73वें संविधान संशोधन तथा 1992 के ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः गांवों की स्थानीय स्वशासी तथा नगरों की स्वशासी संस्थाओं के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए। इस प्रकार अब संविधान में शासन के एक तीसरे स्तर, स्थानीय स्वशासन, की भी व्यवस्था है। प्राचीन भारत में प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत होती थी जो एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करती थी। ये पंचायतें राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त थीं। सर चार्ल्स मेडकॉफ के अनुसार जब किसी को स्थायित्व प्राप्त नहीं रहता तब गांव समाज स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। राजकुलों का अंत हो जाता है, क्रांति के बाद क्रांति होती है। हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख और अंग्रेज एक के बाद एक सत्तारूढ़ होते हैं, किंतु गांव समाज सदैव एक सा रहता है। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में ग्राम पंचायतों की जीवन शक्ति तथा महत्ता समाप्त हो गई। गांवों के झगड़े, सुनवाई तथा निर्णय के लिए नगर के न्यायालयों के पास लाए जाने लगे। 19वीं शताब्दी में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में उन्हें संगठित करने के कुछ प्रयत्न किए गए, किंतु तत्कालीन जिलाधिकारियों ने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को नई चेतना प्राप्त हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के उत्तराधिकारियों ने उसकी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब 1919 में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई और स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया तो अनेक भारतीय प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किए गए तथा ग्राम पंचायतों की स्थापना तथा उनके कार्यों का एक नया युगारंभ हुआ, किंतु वे फल फूल न सकी। 1935 के भारतीय शासन धन की कमी के कारण ग्राम पंचायतें अपने पूर्णरूप अधिनियम के लागू होने के उपरांत जब पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई तो ग्राम पंचायतों को पुनः एक होते ही उत्तरदायी सरकारों ने त्यागपत्र दे दिए। नई चेतना प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों को पुनः एक धक्का विधानसभाओं के चुनाव हुए तथा उत्तरदायी सरकारें लगा। युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1946 में प्रांतीय सत्तारूढ़ हुई तो ग्राम पंचायतों का पुनः एक नया युग आरंभ हुआ।
1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब कई प्रांतों ने नवीन ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किए जिनमें ग्राम पंचायतों को स्वशासन की एक इकाई के रूप में विकसित करने के प्रयत्न किए गए। राज्यों के स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्रियों के एक सम्मेलन द्वारा 1947 का संयुक्त प्रांतीय ग्राम पंचायत अधिनियम एक आदर्श अधिनियम माना गया तथा अन्य राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे उसी के अनुरूप अपने अधिनियमों को पुनर्रचित करें। इसी बीच 1952 में सामुदायिक विकास योजना तथा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना देश में प्रारंभ की गई। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य ग्रामों में सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना था, किंतु इन योजनाओं को आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा लगा कि नौकरशाही जनता का सहयोग प्राप्त करने में समर्थ नहीं रही। परिणाम स्वरूप 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति को एक काम सौंपा गया कि वह सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जांच पड़ताल करे तथा ऐसी संस्थाओं की स्थापना के संबंध में सुझाव दे जिनसे गांवों की जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिल सके। समिति ने 24 नवंबर 1957 को राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार थी: एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की गई। इन संस्थाओं को सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए, उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा विकास की समस्त योजनाओं को इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस समिति की संस्तुतियां पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, विकेंद्रीकरण योजना इत्यादि को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन संस्तुतियों का केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने स्वागत किया तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम बनाने के कदम उठाए गए। तदनुसार अधिकांश राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, किंतु कुछ राज्यों में द्विस्तरीय संस्थाएं ही स्थापित की गई। प्रारंभ में इन संस्थाओं का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया, किंतु 1960 के दशक के मध्यकाल के आते आते इनके संबंध में उत्साह में कमी आने लगी। इसके मुख्य कारण थे केंद्रीकरण की ओर बढ़ती प्रवृत्तियां, संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा बार बार इन संस्थाओं के चुनावों का स्थगित किया जाना। परिणामस्वरूप 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं का पता लगाने तथा उनको दृढ़ता प्रदान करने हेतु उपयुक्त सुझाव देने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति की मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार थीं: द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद तथा इसके नीचे 15,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वाले गांवों के समूह के लिए मंडल पंचायत हो। न्याय पंचायत एक अलग संस्था हो जिसको अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश करे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता हो। इन संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला स्तर पर योजना के लिए जिला परिषद को उत्तरदायी बनाया जाए। इन संस्थाओं की राज्य निधि पर निर्भरता में कमी की जाए तथा इन्हें करारोपण के अधिकार प्रदान किए जाएं तथा विकास कार्य जिला परिषद को हस्तांतरित किए जाएं। 1980 में जनता सरकार के पतन के कारण अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। 1984 में C.H. हनुमंतराव की अध्यक्षता में जिला योजना के संबंध में एक कार्यकारी समूह की स्थापना की गई। इस समूह ने ये संस्तुति की कि किसी मंत्री अथवा कलेक्टर के अंतर्गत अलग से एक जिला योजना संस्था बनाई जाए। विकेंद्रित योजना में कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्था का भी सहयोग लेना चाहिए। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, अधिकारों तथा कार्यों के संबंध में वैधानिक प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: अनिवार्य कार्यों से संबद्ध प्रावधान तथा ऐच्छिक कार्यों से संबद्ध प्रावधान। अनिवार्य कार्यों से संबद्ध कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं: जिला, खंड तथा गांव स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन, सभी स्तरों पर सभी पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी जाए। जिला और खंड स्तरों पर सभापति के निर्वाचन परोक्ष रूप से किए जाएं। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाएं। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखे जाएं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए।
पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, किंतु इससे पूर्व इन्हें विघटित कर दिया जाए तो 6 महीनों के भीतर नए निर्वाचन किए जाएं। प्रत्येक राज्य में प्रति 5 वर्ष एक राज्य वित्त आयोग स्थापित किया जाए। ऐच्छिक कार्यों से संबद्ध कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। इन संस्थाओं में संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को मताधिकार प्रदान करना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, पंचायती राज संस्थाओं को कर शुल्क, पथकर और फीस इत्यादि लगाने से संबद्ध वित्तीय अधिकार देने तथा पंचायतों को स्वशासी संस्थाएं बनाने के लिए प्रयत्न करने। गांवों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना संविधान का संशोधित स्वरूप गांव, खंड तथा जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था करता है। किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो, वहां खंड स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। पंचायतों का संगठन राज्य का विधानमंडल पंचायतों के गठन से संबंधित व्यवस्था करता है। पंचायत में सभी स्थान क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने चाहिए। खंड और जिला स्तर की पंचायतों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य भी खंड पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाने चाहिए। इन आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान इन समुदायों से संबद्ध महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत में कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। इन 1/3 आरक्षित स्थानों में वे स्थान भी सम्मिलित हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायत में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। वे इससे पूर्व भी विघटित की जा सकती तारांकन है, किंतु उनका निर्वाचन 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए। पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नवीन पंचायत का निर्वाचन हो जाना चाहिए। राज्य का विधानमंडल पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों और सत्ता में वृद्धि कर सकता है। किसी भी पंचायत को आवश्यकतानुसार कर, शुल्क, पथकर और फीस लागू करने, उन्हें उगाहने तथा उनका विनियोग करने का अधिकार है। उसे राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए तथा उगाहे गए कर, शुल्क, पथकर और फीस में भी हिस्सा दिया जा सकता है। राज्य उसे सहायता अनुदान देने की भी व्यवस्था करता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक वित्त आयोग गठित किया जाता है जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और इनकी उन्नति के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्यपाल को संस्तुति करता है। राज्य का निर्वाचन आयोग पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करता है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है तथा उसे उसी प्रकार और उन्हीं कारणों से अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपदस्थ किया जाता है। गांवों के स्थानीय शासन के कार्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के पश्चात तथा 1992 के 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के उपरांत यह आशा की जाती थी कि ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं सुचारुतापूर्वक कार्य संपन्न कर सकेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश ये केवल एक स्वप्न ही रह गया। जातिगत झगड़े, समूहगत संघर्ष, चुनावी हिंसा, अपराधियों की सहभागिता, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सरपंच द्वारा पंचायती धन का दुरुपयोग तथा नौकरशाही का असहयोगात्मक रुख ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को पटरी पर से उतार दिया।